एक आम इंसान अपने जीवन में तभी अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है जब उसके दिल दिमाग में एक आंतरिक शांति होगी कि उसके जीवन में, उसके घर में पैसे की कमी से कोई समस्याएं नहीं आ रही हैं। मैं जब अपने आप को देखता हूं तो विगत 27-28 वर्षों में मैंने जितने पैसे कमाए और मैं उसका जब हिसाब लगाने के लिए बैठता हूं कि वो पैसे गए कहां, तो ये दिखाई देता है कि शुरू के 8-10 वर्षों के कमाए गए पैसे मैंने पता नहीं कहां खर्च कर दिए, जिसका कोई हिसाब पता नहीं चलता। लेकिन पीछे के 15-18 वर्षों से जब से मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान हो गया है, मुझे अपने जीवन में वेल्थ क्रिएशन समझ में आ गया है। अपने घर की, अपने परिवार की फाइनेंशियल जरूरतों की पूर्ति मैं कैसे करूं, इसकी जानकारी मुझे हो गई है। आज का सेशन हम लोग इसी पर डेडिकेट कर रहे हैं। मेरा आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चीजों को बहुत ध्यान से समझने की चेष्टा करेंगे और सेशन के अंत में हम आपके प्रश्नों के जवाब देने में के लिए सेशन ओपन करेंगे। और अच्छा लगेगा अगर आप हमसे प्रश्न पूछें और हम आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएं। चूंकि लोग कुछ ज्वाइन कर लिए हैं, बाकी लोग इन बिटवीन सेशन चलता रहेगा, लोग ज्वाइन करते रहेंगे। मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं। मैंने एक स्लाइड शेयर किया है। स्लाइड आप तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया? नो। स्लाइड पहुंच पाया? नो सर। यस सर। यस सर, यस सर। देखो, आज का ये टेक्निकल सेशन पे मैंने मदद ली है आदित्य बिरला कैपिटल से, ताकि आपको अवेयर कर सकें कि हमारे आपके जीवन की जो फाइनेंस की समस्याएं हैं वो मेरे अधिक या कम पैसे कमाने की समस्या नहीं है। रमन सर, ये जो पैसे सर kindly put the PPT in a full board. एक कनेक्ट पे जान सर, एक कनेक्ट पे जान, एक कनेक्ट पे जान सर। जब हम इसको देख पाते हैं, मैं आपके पास फिर से सामने रख रहा हूं। एक इंसान के जीवन में दो चीजें होती हैं, वो कितना पैसा कमा पा रहा है और उसके कमाए गए पैसे से उसके पूरे जीवन की जरूरतों की पूर्ति कैसे हो रही है। मैं एक छोटे एग्जाम्पल से आज का सेशन शुरू करना चाहता हूं। क्या जो पैसे आप आज की डेट में कमाते हैं, रमन सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। बोलिए सर। सर, ये पीपीटी अपडेटेड पीपीटी नहीं है सर, जो मैंने आपको कल रात में भेजी थी, कल शाम को। ये वो पीपीटी नहीं है ये? नो नो। दूसरी पीपीटी है? यस यस यस, मैं आपको भेज रहा हूँ।
आप लोग 1 मिनट का वेट करेंगे? Surely, sir. सर जो पीपीटी मैंने लास्ट में भेजी सॉरी फॉर यस होल्डिंग यू ऑल। और मैं बात कर रहा था
कि इम्पॉर्टेंट है कि आप और हम अपने जीवन में जो पैसे कमाते हैं, इस कमाए गए पैसे को कैसे मैनेज करें ताकि जीवन की सभी फाइनेंशियल ज़रूरतों की पूर्ति कर सकें। इस संदर्भ में मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज़ सामने रखना चाहता हूं। मनी कौन सी भाषा बोलती है, पैसे कौन सी भाषा बोलती है? पैसा केवल एक अकेला भाषा बोलती है कि अगर आप मुझे आज बचाओगे तो मैं कल आपकी ज़रूरतों के समय में आपको बचाऊंगा। न हिंदी, न अंग्रेजी, न कोई भी क्षेत्रीय भाषाएं, वो केवल एक ही भाषा बोलती है, अगर आज आप मेरा ध्यान रखोगे तो आने वाले वक्त पे जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं आपका ध्यान रखूंगा। इसी फिलॉसफी को समझते हुए इस बात को समझने की जरूरत है कि पैसे की क्रय शक्ति रोज कम होती है। पैसे की क्रय शक्ति रोज कम होती है। 1 लीटर पेट्रोल जो आज से 2 साल पहले हम 70 रुपए में खरीद सकते थे, आज उसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए मुझे 100 रुपए लगते हैं। मतलब जो काम 70 रुपए कर सकता था 2 साल पहले, उसी काम को करने के लिए आज 100 रुपए की जरूरत हो रही है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें पैसे की जरूरत लगातार बढ़ती रहती है। पैट्रिक सर, मैं आपके सामने एक छोटा उदाहरण रखता हूं। सर, मैंने Yes, sir. जब अपने जीवन में नौकरी शुरू की थी 28 साल पहले, तो मुझे पहली सैलरी तकरीबन 3,900 रुपए मिलती थी सर, और 10 ग्राम सोना 2500 Okay, रुपए sir. मिलता था सर। Uh, 10 ग्राम सोना 2500 Yes, रुपए sir. में Yes, मिलता sir. था, और मेरी सैलरी तकरीबन हाँ। 4,000 रुपए थी। तो मैं 15 ग्राम के आसपास सोना अपनी सैलरी से कमा सकता था। कर सकते हैं हाँ। इतने साल गुजरने के बाद आज के डेट में सोना 50,000 रुपए हो गया, और 15 ग्राम सोना के लिए 75,000 रुपए चाहिए। उसके बेसिस पर जब मैं देखता हूं तो मेरी सैलरी तो 2-3 गुना ही हुई 30 साल में, पैसे ही नहीं बढ़े सर। Yeah. क्योंकि रुपए की क्रय शक्ति, बाइंग कैपेसिटी ऑफ मनी लगातार कम हो रही है, जिसको समझना बहुत जरूरी है सबों के लिए कि इन्फ्लेशन हमारे साथ कैसे इंपैक्ट कर रहा है। Yes, sir. आप में से जितने लोग हैं जो ग्रुप में ज्वाइन हैं, जो एक ही आईडी पर 5 लोग हैं एक जगह पर, या एक ही आईडी पर 3 लोग हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन रखें ताकि रिकॉर्डिंग में आपके कैमरेज आ सकें। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझने की चेष्टा करें। का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जानिए इसे कैसे हराया जा सकता है। मिलिए शर्मा जी से। इन्हें अभी सुबह की सैर से प्यार है, और ये गली के नुक्कड़ वाली चाय की दुकान से अपनी पसंदीदा मसाला चाय पीना कभी नहीं भूलते। वे 1980 से इसी चाय वाले के यहाँ चाय पी रहे हैं। वे बड़े गर्व से इससे जुड़े किस्सों का बयान करते रहते हैं कि कैसे चाय केवल 2 रुपए में मिलती थी जब उन्होंने उस दुकान पर पहली बार चाय पीना शुरू किया था। बेशक बीतते वर्षों के साथ चाय की कीमत बढ़ती गई और कप छोटा होता गया, मुद्रास्फीति की वजह से। तो क्या है मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति सरल शब्दों में समय के साथ उत्पाद और सेवाओं की कीमत में वृद्धि को दर्शाती है। ये जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, घर, यात्रा, स्वास्थ्य सेवा, गैजेट्स इत्यादि। उदाहरण के लिए, अगर किराने का सामान, हिफाजत के बिल और छुट्टियों के लिए आपका मासिक खर्च 2020 में लगभग 30,000 रुपए है, तो ये अब से 5 साल बाद के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए अगर हम मुद्रास्फीति की 7% दर को मान लें, तो आपको 2025 में 42,000 रुपए, 59,000 रुपए 2030 में और 1,16,000 रुपए की आवश्यकता 2040 में होगी। लेकिन इससे पहले कि आप इस सरल तर्क को मान लें, समय
के साथ कीमतें तो बढ़ती ही हैं। अब इस पर विचार करें कि क्या आपकी आमदनी उसी दर से बढ़ रही है, अगर तेजी से नहीं? हाँ, नहीं, कभी कभी। यदि आपका उत्तर नहीं या कभी कभी है, तो शर्मा जी के विपरीत आप अपने पसंदीदा श्रेणी में उसी तरह से शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको जल्द ही गंभीर सवालों का सामना करना पड़ेगा। मुझे कर्ज में जाते वक्त क्या छोड़ना होगा? बढ़ती लागत मेरी जीवन शैली को कैसे बदलेगी? और अगर आपको नौकरी करते समय भी ये समस्याएं हैं, तो क्या आप रिटायर होने के बाद के संघर्ष की कल्पना कर सकते हैं? खास तौर पर अगर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि आप क्या बचाते हैं। मुद्रास्फीति आपकी बचत का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। शर्मा जी की तरह बने, जो संभावित रूप से उच्च रिटर्न वाले निवेश समाधान चुनकर मुद्रास्फीति को प्रबंधित करते हैं। वे वित्तीय जादूगर नहीं है। उन्होंने कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं किया। उन्होंने ये सब कुछ योजना बनाकर अनुशासित ढंग से किया था। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान हर महीने एक छोटी सी राशि का निवेश विभिन्न विकल्पों में किया, जो मुद्रास्फीति की दर से अधिक होकर लौटा। म्यूचुअल फंड योजनाएं जैसे SIP, एसेट एलोकेशन, आपको भी शर्मा जी की तरह जीवन भर अपनी चाय का आनंद उठाने का अवसर दे सकते हैं। आप भी अपने निवेश सलाहकार से सलाह लेकर सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका निवेश मुद्रास्फीति की दर से भी अधिक तेजी से बढ़े। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की एक निवेश शिक्षा और जागरूकता पहल। म्यूचुअल अगर हम लोग इस बात को थोड़ा समझने की चेष्टा करें, ध्यान से इस बात को समझने की चेष्टा हम सबको करनी चाहिए कि अगर मेरा घर शांत नहीं होगा, अगर मेरे घर की फाइनेंशियल ज़रूरतें मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं नौकरी करते समय भी अस्थिर रहूंगा और अपना 100% अपनी नौकरी में नहीं दे पाऊंगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घर की फाइनेंशियल ज़रूरतों की पूर्ति के लिए मुझे सजग, सहज और तैयार होना पड़ेगा। इसी ऑब्जेक्टिव से थोड़ी बात और समझने की ज़रूरत है। सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों दो अलग चीज़ें हैं। आप ये समझने की चेष्टा करें कि सर जी अपने को म्यूट रखेंगे तो आवाज आप तक पहुंचेगी। अपने को म्यूट रखेंगे तो आवाज आप तक पहुंचेगी सर। बोला 25 सही तो कर दो, मगर तुम सारे कोटे खोद लोगे। सर अपने को म्यूट रखेंगे तो आपको आवाज मिलेगी। परमेश्वर जी हाँ ठीक है, अपने को म्यूट रखें सर। अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लो मेरी आमदनी, ध्यान से समझने की चेष्टा करना, मेरी आमदनी मान लो 15,000 रुपये महीने है और मैं महीने में 1,000 ही बचा पाता हूं, तो मैं 1,000 रुपये अपने जीवन के बचे हुए पैसे को कहीं रखूंगा ताकि भविष्य की जरूरतें पूरी हों। दूसरा सीन, किसी की आमदनी मान लो 12,000 रुपये है और वो अपनी आमदनी से 2,000 रुपये बचा पाता है, तो वो 2,000 रुपये भविष्य के लिए रख पाएगा। पहले आदमी की आमदनी 15,000 रुपये महीने थी, लेकिन उसने 1,000 रुपया बचाया और रखा। दूसरे की आमदनी 12,000 रुपये थी, लेकिन उसने 2,000 बचाया और रखा। 5 साल के बाद 12,000 वाले के पास उसके बैंक में, उसके सिस्टम पर ज़्यादा पैसे होंगे बनिस्पत 15,000 कमाने वाले के पास। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन 12,000 कमा रहा था, कौन 15,000। 5 साल के बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता कि उसने क्या बचाया और कहाँ रखा, इसने क्या बचाया और कहाँ रखा। इन बातों को थोड़ा और समझने की अगर हम चेष्टा करें तो इंपॉर्टेंट है कि अपने बचत से हम कहाँ अपने बचे हुए पैसे को रखते हैं। क्या जो पैसे 1,000, 5,000, 3,000 जो महीने में बचा, इसको हम कहीं रखेंगे? जहां हम रखेंगे वहां मुझे क्या क्या चीज चाहिए? पहली चीज, मुझे सेफ्टी चाहिए, मेरे पैसे डूबे नहीं। दूसरी चीज, मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे अपने बचाए गए, कहीं रखे गए पैसे से मुझे ब्याज चाहिए, लाभ चाहिए। तीसरी चीज,
मुझे जब पैसे की जरूरत हो तो मुझे ये पैसे वापस मिल जाएं, लिक्विडिटी चाहिए। और चौथी चीज, मैं इस पर इनकम टैक्स के प्रोविजंस थोड़े कम लगे, थोड़ा इनकम टैक्स फ्रेंडली हो। इन 4 चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। एक अगली चीज है जो समझनी बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपके पास, पैट्रिक सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Listening. सर, Yes, sir. Yes, sir. Listening. sir, one person is of 20 years old and another is 70 years old. Okay, sir. Okay, sir. The 20 years old person के पास वो जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, मसल्स बना रहा है। Yeah. 70 ईयर ओल्ड पर्सन के पास डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं। Hmm. तो क्या दोनों का खाना एक होगा घर के अंदर? No, sir. It should be जो different. 20 साल वाला है वो अपने हेल्थ के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर अलग तरह का खाना खाएगा। Yes, sir. 70 साल वाला अपने रिक्वायरमेंट पर अलग तरह का खाना खाएगा। Yes, sir. तो ये खाने की थाली उस इंडिविजुअल के बेसिस पर घर में अलग अलग होगी। एक ही घर के किचन से दोनों को जो खाना मिलेगा रात में, वो अलग अलग खाना मिलेगा दोनों को। Yes, sir. 1 सेकेंड, मेरा टेस्ट एंड टेम्परामेंट है। मैं मीठा खाता हूं, मैं खट्टा खाता हूं, मुझे सांभर पसंद है, मुझे सांभर पसंद नहीं है, मुझे साग पसंद है, मुझे साग पसंद नहीं है। तो मेरे खाने की थाली में खाने के आइटम्स और उसकी क्वांटिटी मेरे पसंद के अनुसार होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। मैं रोटी और चावल दोनों खाता हूं तो मेरे खाने की थाली में थोड़ा चावल थोड़ा रोटी होगा। मैं चावल नहीं खाता तो मेरी थाली में केवल रोटी होगा। Okay. मेरी भूख ज्यादा है तो मैं 4 रोटी खाऊंगा, मेरी भूख कम है मैं 2 रोटी खाऊंगा। Yes, sir. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज। Surely, sir. Yes. It cannot be a replication of one another. Yeah. उदाहरण के लिए आपके किसी मित्र के पास उसके पिताजी के द्वारा बनाया हुआ घर है और उसी घर में वो रहता है, उसे नया घर नहीं खरीदना बनाना है। Hmm. तो उसके जीवन में ये ऑप्शन नहीं है कि मुझे एक नया घर खरीदना है। Yeah. आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपके जीवन में ये ऑप्शन है कि मैं एक नया घर खरीदूंगा, खरीदूंगा, एक नया yes, घर sir. बनाऊंगा। Yeah. तो भविष्य में आपको नए घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, और जो Yes, पिताजी sir. के घर में रहता है जिसके पास ऑब्जेक्टिव नहीं उसे नहीं Yeah. चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो ये Yes, जो sir. ये जो टोटल 100 रुपए आपने महीने में कमाए, उसमें से 70 रुपया आपने घर के खर्चों पर खर्च कर दिया, 30 रुपया बचा। Yeah. ये बचे हुए 30 रुपए कहाँ रखेंगे? कहाँ रखें? इसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। इस 30 रुपए Okay, में मैं घर खरीद सकता हूँ, इस 30 रुपए में मैं सोना खरीद सकता हूँ, इस 30 रुपए में मैं खेत खरीद सकता हूँ, इसमें मैं बैंक में एफडी कर सकता हूँ, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट ले सकता हूँ, इसमें मैं शेयर खरीद सकता हूँ, म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास Yes, तो sir. 30 रुपए में ही मैं अलग अलग चीजों में डिमार्केट करूंगा, किसमें कितना करूं। Yeah. जब मैं ये डिमार्केशन करूंगा, इसको हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। Yes, sir. Understood. इंपॉर्टेंट, यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, मैंने कितने पैसे बचाए और उसको कहां रखा। Yeah. दूसरी, क्या अपने जरूरत के मुताबिक एसेट एलोकेशन मैंने किया। आप ऐसे देखो, मेरे घर से एक टिफिन बनकर मेरे साथ मेरे ऑफिस में आता है। Hmm. उस टिफिन में वही खाना होना चाहिए जो मुझे खाना चाहिए और जो मुझे Yes. पसंद है। Yes, sir. अगर मेरे बेटे का टिफिन मुझे दे दोगे तो मैं जब दोपहर में खोलूंगा तो उसके अंदर से पिज्जा निकलेगा, Yeah. और मुझे It's a problem. हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मुझे बटर नहीं खाना है, Hmm. तो मेरे लिए वो खाना किसी काम का नहीं होगा। Yes, sir. और मेरे बेटे की टिफिन में जो वो टिफिन खोलेगा, मेरा टिफिन उसको चला गया, उसमें सरसों का साग और रोटी होगी, वो नहीं खा पाएगा। नहीं खाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स Yeah. कि मेरे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर मेरे पैसे लगाए गए हैं या नहीं। Yeah. थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करें। Surely, sir. अगर मैं इसको और देखने की कोशिश करता हूं, मान लो मैं 2 साल के बाद रिटायर होने वाला हूं, Hmm. तो मुझे 2 साल के बाद मेरे पैसे वापस मुझे चाहिए। मान लो आप 20 साल बाद रिटायर होने वाले हैं,
हम्म, तो आपको ये पैसे 20 साल बाद चाहिए। अच्छा ही है। मैंने अपने पैसे एक ऐसी जगह पर लगाया जो सीमेंट की इंडस्ट्री लगाएगी। तो वो जमीन खरीदेगा, सीमेंट बनाने का प्लांट लगाएगा, सीमेंट इंडस्ट्री खड़ा करेगा, सीमेंट इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी आएगा और तब मुझे लाभ मिलेगा। इट विल टेक 5 years टाइम। यस सर। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव तो 2 साल का ही था। तो 2 साल के बाद मुझे उस सीमेंट इंडस्ट्री से पैसे नहीं आएंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव 20 साल का होता तो मुझे वो लगाना चाहिए था। श्योरली सर। एक दूसरा एग्जांपल सामने ले सर। मैंने हाउसिंग लोन लिया और एक फ्लैट खरीदा। ओके। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि फ्लैट से जो किराया आएगा उससे मैं हाउसिंग लोन का ईएमआई पे कर दूंगा। पेपर के। यस। अब मैंने जो फ्लैट खरीदा उस फ्लैट का पोजेशन वो बिल्डर मुझे 3 साल बाद देगा, लेकिन मेरा ईएमआई तो अगले महीने से शुरू हो जाएगा। सॉरी यार। तो मैं 3 साल बाद मैं किराया लगाऊंगा तब मुझे रेंट आएगा। तो मेरा तो पूरा प्लान बिगड़ गया, क्योंकि अब मुझे ईएमआई घर से देना पड़ेगा। अगर मैंने एक ऐसा घर खरीदा होता जिसको मुझे कल खरीदते ही वो फ्लैट मुझे मिल जाता तो मैं उसको किराया लगा देता और अगले महीने से किराया आने लगता। तो मैंने घर खरीदते समय ये दिमाग नहीं लगाया, ये सोच नहीं डेवलप किया कि मुझे एक ऐसा घर खरीदना है जिसमें मैं अगले महीने किराया लगा पाऊंगा या नहीं। अगर मैं ऐसा घर खरीदता कि अगले महीने किराया लगा पाता तो मुझे ईएमआई देने में दिक्कत नहीं होता। इसे हम कहते एसेट एलोकेशन। अपने पास बहुत तरह के मकान बिक रहे हैं। ऐसे भी मकान हैं जिसको आप खरीद के कल ही शिफ्ट कर सकते हैं, किराया लगा सकते हैं। ऐसा भी मकान है जिसको आप 3 साल बाद आपको वो घर मिलेगा। तो खरीदते समय मेरे जरूरत के अनुसार मुझे वो घर खरीदना है। मैं बिल्डर को कहता हूं तूने मुझे गलत घर बेच दिया, तो बिल्डर मेरे से बोलेगा कि क्या आपने मुझे बताया था कि आपको इस घर का किराया अगले महीने चाहिए और उसी से ईएमआई देंगे। अगर बताया होता तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी देता आपको। यू गॉट माय पॉइंट सर? यस सर। यस सर। So this is very important to understand. Now, सर जैसे एक स्टूडेंट होता है, उस स्टूडेंट के जीवन में नौकरी तभी आएगी जब वो पढ़ेगा। जैसे एक एम्प्लॉय होता है उसे सैलरी तभी मिलेगा जब वो 30 दिन की नौकरी करेगा करके। राइट? उसी तरीके से आपके किसी भी बचाए हुए पैसे को आप कहीं भी रखेंगे, बैंक में रखें, पोस्ट ऑफिस में रखें, शेयर मार्केट में रखें, कहीं भी रखें, वो पैसा जब अधिक लाभ कमाएगा तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। और ये लाभ हमेशा ही प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में मिलता है। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बाजार में पैसा लगेगा तभी उसका लाभ आएगा। चाहे पैसा मैं लगाऊं खुद या मेरे बदले मेरा बैंक लगाए, जब तक उस पैसे से प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, वो पैसा एज ए कैपिटल इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक उस पर प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा। और जब तक प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं बैंक में भी रखूंगा तो बैंक मेरे बिहाफ में उस पैसे को कैपिटल के रूप में बाजार में लगाएगा अपनी गारंटी पर, और वहां से पैसे कमाएगा और मुझे देगा। क्या इसका एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हर एक सैलरीड क्लास की जरूरत है, हम लोग इसको समझने की चेष्टा करेंगे। देखो, मैंने अपने पैसे कहीं रखे तो मुझे क्या चाहिए? पहली चीज, मेरा पैसा सेफ रहे। दूसरी चीज, मेरे पैसे पर मुझे इतना रिटर्न मिले कि इन्फ्लेशन बीट कर जाए। इन्फ्लेशन अगर 5% है तो मुझे 5% से ज्यादा मिले। इन्फ्लेशन अगर 7% है तो मुझे 7% से ज्यादा रिटर्न मिले। तीसरी चीज, इनकम टैक्स फ्रेंडली पैसे मिले। और चौथी चीज, मुझे जब पैसे की जरूरत हो तो पैसे मिले। अगर मैं इन चारों पैरामीटर को देखता हूं तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाई देता है जहां ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। देखो सर, पैट्रिक सर, हम आप सैलरीड आदमी हैं। यस सर। हम अपने से निकलकर अगर सोना खरीदने जाएं तो क्या 1000 रुपए का सोना हम खरीद सकेंगे सर? 50,000 रुपए में 10 ग्राम सोना मिलता है। तो अगर मैं 1000 रुपया लेके सोना खरीदने जाऊंगा तो सोना बेचने वाला दुकानदार मुझे भगा देगा कि इतने में कुछ नहीं आता भाई। Yes sir, they will be laughing at us. लेकिन मैं सैलरीड हूं
मेरे पास एक लिमिटेड पैसे हर महीने मिलते हैं, यस न कभी 50,000 रुपए होंगे मेरे पास, न मैं सोना खरीद पाऊंगा। तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि मेरे पास अगर 500,000 रुपए हैं तो मैं इसी 1,000 रुपए से सोना खरीद पाऊं? उसका जवाब है कि हाँ है। म्यूचुअल फंड आपके पास एक ऑप्शन देता है, जिस ऑप्शन के बेसिस पर आप मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। हम लोग समझने की चेष्टा करेंगे कैसे कर सकते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं सर। पैट्रिक सर, मैं सिगरेट पीता था, कैसे? ठीक है। तकरीबन 15-17 साल पहले किसी ने मुझे समझाया कि हाँ। सिगरेट नहीं पियो, और सिगरेट पर जो 500-700 रुपए महीने में खर्च होता है तुम्हारा, उससे कर रहे हैं। उस जमाने में क्लासिक सिगरेट आता था, क्लासिक सिगरेट पीता था, लोगों को भी पिलाता था, खुश होता था पी पिला के। लेकिन जब ज्ञान आया, समझ आई, तो दिखा कि 500-700 रुपए सिगरेट में लगता है। तो मैंने वो सिगरेट पीना बंद किया और 1,000 रुपए, उस समय नया नया म्यूचुअल फंड आया था, 93-94 की बात मैं कर रहा हूँ, और मैंने म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए हर महीने जमा करने का सिस्टम क्रिएट किया। सिगरेट नहीं पीने की वजह से मेरा हेल्थ आज भी ठीक है, मैं लगातार आपके साथ बात कर सकता हूं। और उस 1,000 रुपए महीने जो मैं 93 से हर महीने रख रहा हूं, आज के डेट में वो तकरीबन 14 लाख रुपए हैं सर। गुड सर। अब आप देखो, 14 लाख रुपए केवल सिगरेट नहीं Only पीने cigarette से से, yeah. बच के बचा पाना हुआ है सर। मैंने सिनेमा देखना बंद कर दिया 1994 में ही, अपने पैसे से फिल्म देखना बंद कर दिया सर। सिनेमा हॉल में जाकर अपने पैसे से टिकट कटाकर मैं 94 ऑनवर्ड्स आज तक न खुद न मेरा परिवार में किसी को ले गया हूं। दुनिया में सब कुछ करूंगा, सिनेमा देखने में पैसा नहीं लगाऊंगा। तो एवरेज जो 1,000 रुपए सिनेमा देखने में लगाता था, हाँ, जब सिनेमा के टिकट्स के दाम बढ़ गए और वो बढ़ के 2,000 रुपए हो गए, तो मैंने उस 1,000 को 2,000 कर दिया, ये समझ के कि अगर सिनेमा देखता तो 2,000 लगता। आज के डेट में करीब 17 लाख रुपए है सर। और दुख इस बात का है कि फिल्म नहीं देखा सिनेमा हॉल में जाकर, लेकिन वो 17 लाख रुपए जब देखता हूं, बच्चों को दिखाता हूं, वाइफ को दिखाता हूं, तो कोई कंप्लेन नहीं करता कि सिनेमा क्यों नहीं ले जाते। तो म्यूचुअल फंड एक रूट है जहां आप बहुत बड़ा पैसा क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक लिमिटेड अर्निंग का आदमी अपने जीवन में कैसे करोड़पति हो सकता है। वेल सर। अब आप जब इसको थोड़ा और देखने की चेष्टा करें कि म्यूचुअल फंड काम कैसे कर रहा है सर, एक उदाहरण मैं सामने देता हूं आपके सर, न मेरे पास 50,000 रुपए होते, न मैं सोना खरीदता, या और न सोने के बढ़ते हुए दाम का मुझे लाभ होता। मैंने एग्जाम्पल दिया कि 25 साल पहले 2,500 रुपए का था, आज 50,000 रुपए का है, राइट। तो Yes, ये sir. लाभ मुझे चाहिए था ना। यस और आप ध्यान करो, हर एक हिंदू, हर एक इंडियन, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, उसके घर में, उसके जीवन में सोने का एक महत्व है, गोल्ड का एक इंपॉर्टेंस है। एकदम पर्सनल लाइफ में, शादी में, अन्य जगहों पर उसके जीवन में गोल्ड का महत्व है, Yes. और उसे कभी न कभी ये गोल्ड खरीदना पड़ता है। यस उदाहरण के लिए, अगर मेरी बेटी, मेरा बेटा आज 10 साल का है, तो मुझे पता है कि 15 साल के बाद जब इसकी शादी होगी, मुझे गोल्ड चाहिए उसका। चाहिए। तो अगर मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं सर, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे घर में मान लो मेरे भाई का बच्चा है, मुझे पता है कि आज से 20 साल बाद इसकी शादी होगी, और मैं चाचा हूं, तो मुझे इसको गोल्ड देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस साल उस बच्चे के सोच पर मैं 1,000 रुपए का गोल्ड खरीदता हूं हर महीने। 12 महीने मैंने इस 12 महीने उसके नाम पर गोल्ड खरीद लिया, यस सर। और हर साल जब उसका बर्थडे आएगा, मैं उसको कुछ गिफ्ट देता, 1,000-2,000 रुपए का गिफ्ट देता उसको उसके बर्थडे पर। वो 1,000-2,000 का मैं हर साल अगले 20 साल तक गोल्ड खरीदता रहूंगा, हर साल 2,000 का उसके बर्थडे पर। ओके, पहले साल 10-12 हजार का खरीद दिया था, और उसके बाद हर साल उसके बर्थडे पर खरीदता रहूंगा। अगर उसके बर्थडे में मैं 1,000 का गिफ्ट देता था तो 1,000 का, 2,000 का देता था 2,000 का। और एक दिन जब 20 साल के बाद उसकी शादी होगी, तो मेरे पास इतने पैसे होंगे, इतने पैसे का गोल्ड होगा
कि मैं उसको गोल्ड का एक अच्छा ऑर्नामेंट, एक अच्छा गिफ्ट दे पाऊंगा, और उस समय मुझे कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा सर। चलिए सर, देयर इज नो और प्रॉब्लम। मुझे पता है आज की डेट में Yeah. मेरे परिवार में, मेरे भाई की, मेरे बहनों की कितने बच्चे हैं, उनकी कब कब शादी होगी, मुझे पूरा ज्ञान है इसका। उसके ऑब्जेक्टिव पर मुझे उसके बर्थडे में हर साल कुछ न कुछ देना पड़ता है, वो मैं नहीं देता। मैं उसको एक फूल देता हूँ, एक बुके देता हूँ, एक किताब दे देता हूँ, और वो पैसे मैं उसके नाम से म्यूचुअल फंड में जमा कर देता हूँ, गोल्ड खरीद देता हूँ उसका। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखो, म्यूचुअल फंड का जो एडवांटेज है कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने लिए एक स्कीम क्रिएट करती है म्यूचुअल फंड का। ये जो स्कीम क्रिएट करती है, ये अलग अलग तरह की स्कीम होती है जो मैच करती है मेरे इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से। पैट्रिक जी उदाहरण के लिए 20 साल बाद रिटायर करेंगे, तो वो रिटायरमेंट के पैसे उन्हें 20 साल बाद चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड लूं जो मुझे 20 साल तक, जहां मैं पैसे जमा करूं और 20 साल बाद मुझे पैसे मिले। तो एक ऐसा फंड होना चाहिए ना। चलिए सर। अब उदाहरण के लिए पैट्रिक जी के का मन है कि 5 साल बाद मैं एक गाड़ी खरीदूं, और गाड़ी के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जहां मैं 5 साल पैसे जमा करूं और मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए ताकि मैं गाड़ी खरीद लूं। तो ऐसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, तभी आप उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं इंजीनियर बनूं, तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई होगी, तभी मैं एडमिशन लूं और इंजीनियर बनूं। अगर मैं वहां पर बायोलॉजी की पढ़ाई होगी, तभी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लूं और डॉक्टर बनूं। तो मुझे पता होगा, तब मैं अकॉर्डिंगली अपने लिए प्लान करूंगा और वहां तक पहुंच पाऊंगा। तो म्यूचुअल फंड आपको ये रास्ते देता है। इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, म्यूचुअल फंड के पास आपके जीवन की सभी समस्याओं का जवाब है। आई रिपीट, म्यूचुअल फंड के पास आपके जीवन की सभी समस्याओं का जवाब है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, लिक्विड फंड। ठीक है सर? यस सर। आप उदाहरण के लिए देखो, आपकी जो सैलरी आती है सर, ये 1 तारीख को सैलरी आ गई। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, मेरी सैलरी सर 30 तारीख को आ जाती है। ठीक है, आप आज की डेट में मुझे तकरीबन 3 लाख के आसपास की सैलरी मिलती है सर। ये 3 लाख रुपए क्या मुझे आज ही खर्चे हो जाएंगे मेरे? नहीं होंगे सर। ये पूरे महीने में कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 50,000 ऐसे करके खर्च होंगे। तो मैं क्या करता हूं, अपनी सैलरी के अकाउंट में, जिस बैंक में मेरा सैलरी आता है, उसकी सेविंग्स अकाउंट में 20-25 हजार छोड़ देता हूं। बाकी सारा पैसा उसी बैंक में मैंने एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल लिया, जिसको लिक्विड म्यूचुअल फंड कहते हैं। और व्हाट्सएप की तरह एक ऐप अपने यहाँ डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल पर, और उस ऐप के माध्यम से 30 सेकंड के अंदर अपने बैंक अकाउंट से वो 2.5-3 लाख रुपए मैंने म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दिए। ओके सर। लिक्विड म्यूचुअल फंड में इट विल टेक 30 सेकेंड्स। ठीक है। अब मान लो सोमवार को मुझे 20,000 रुपए चाहिए, तो मैं सोमवार को 10 बजे फिर उसी म्यूचुअल फंड के ऐप से 20,000 रुपया अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेता हूं। इट विल टेक अनदर 30 सेकेंड। अच्छा, दैट्स न्यूज़ सर, वी डोंट नो। और फिर बैंक से वो पैसे निकाल लिया, जैसे निकालते थे। अब वो लिक्विड म्यूचुअल फंड मुझे एनुअलाइज 7 से 9% का रिटर्न देता है सर। अच्छा। और मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट मुझे 2 से 2.5% का रिटर्न देता है। अच्छा। तो मैं केवल अपने मोबाइल के ऐप का इस्तेमाल करके 5% एडिशनल इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूं। अगर मैं 3 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का 5% मान लो, तो 5,000 रुपया महीना हो गया। एग्जैक्टली। ये 5,000 रुपए मेरे लिए वो पैसे हैं जो मैंने अपने अकल से कमा लिए हैं। और ऐप इस्तेमाल करने आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल 49 लोग जो मौजूद हैं, ये 49 के 49 जानते हैं सर। सब लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, तो हम सब कर सकते हैं। जरूरत है जानकारी की। और जानकारी कैसे मिलेगा? जानकारी बहुत आसानी से मिलेगा सर। आपके पास जिस बैंक में आपका अकाउंट है, गो टू द बैंक एंड टॉक विद द बैंकर कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। He will guide you to do so. Okay, sir. और किसको लगता है तो आप मेरे से ही बात करना, मैं बताऊंगा कैसे मैं करता हूं। मैं अपना सिस्टम खोल के आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे कर पाता हूं। देखो, एक दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की। एक कहा जाता है
कि म्यूचुअल फंड रिस्की है। पैट्रिक सर, Yes, sir. पैट्रिक सर, Yeah, yes, sir. हार्ट का ऑपरेशन रिस्की है या नहीं? Yes. Yes. Very risky, sir. Yeah. रिस्की है, राइट? Yeah. अगर मेरे हार्ट का ऑपरेशन पैट्रिक जी करेंगे तो मैं जिंदा बचूंगा, मर जाऊंगा सर, Sorry, sir. You should not. मैं पक्का मर जाऊंगा सर। और हार्ट का ऑपरेशन एकदम रिस्की है क्योंकि प्रोबेबिलिटी टू डाई 100% है सर। Yeah. लेकिन इसी हार्ट का ऑपरेशन मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में Experts, yeah. एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन से कराऊंगा तो क्या मैं सरतिया मर जाऊंगा सर? No, sir. नाउ द प्रोबेबिलिटी टू डाई इज 10% Yeah. एंड द प्रोबेबिलिटी टू सर्वाइव इज 90%। 90% is plus. अब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के उस डॉक्टर से जिसने मेरा इलाज किया, मैं उसी की मेडिकल गाइडेंस में जीवन भर रहूं। Yeah. वही बताए मैं क्या खाऊं, वही बताए मैं कैसे रहूं, और उसी के कहे पर रहूं, तो प्रोबेबिलिटी टू डाई अब शायद लेस देन 1% हो जाएगा सर। Yes, sir. तो प्रॉब्लम ऑपरेशन, कार्डियक ऑपरेशन रिस्की है कि सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर रिस्की है सर? Selection. सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज रिस्की बिकॉज यू आर सेलेक्टिंग अ रॉन्ग प्रोडक्ट। Wrong person. Yes. If you are selecting a right product, then it is not that risky on which we are thinking so. एक दूसरी चीज, पैट्रिक सर, Yes, sir. आप एक बैंक में बैंक अकाउंट खोलते हैं, Okay. राइट? Yeah. विथ एन फेथ कि आपका पैसा वो बैंक लेकर नहीं भागेगा, Exactly, sir. ठीक है? Yeah. उस बैंक में आप पैसे रखते हैं विथ ए फेथ कि बैंक ने जो कमिट किया है इंटरेस्ट वो देगा, Exactly. राइट? Yeah. उसी बैंक में आपका लड़का अगर बैंक मैनेजर हो जाए तो फील हैप्पी अबाउट इट Surely, sir. कि भाई अच्छी नौकरी मिल गई इसको, Yeah. राइट? Yeah. वो उस बैंक में नौकर हुआ है एंड यू आर हैप्पी। Yeah. You are not interested to buy share of that bank and become an owner of that bank. You are not ready for that No. because you feel it is risky. Because Risky, you Yeah. feel कि आपके पैसे डूब जाएंगे। तो अगर उस बैंक के मालिक के पैसे डूब जाएंगे तो उस बैंक में पैसे रखने वाले अकाउंट होल्डर्स के पैसे बचेंगे क्या? No, वो sir. मुझे इंटरेस्ट दे पाएगा क्या? No, how it would be, sir? तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी है। प्रॉब्लम Yeah. क्या है कि मुझे नहीं पता कि उस बैंक का शेयर कैसे खरीदना है, इसीलिए मैं कह देता हूं वो रिस्की है। Yeah. सर, जब बल्ब के आविष्कार नहीं हुए थे तो अंधेरे में जाने में डर लगता था, तो हम कहते थे भूत है। आप मुझे बता दो यहाँ पर भूत है, मैं वहां पर जाके दिखा दूंगा भूत नहीं है, वो डर है। Yeah, only the fear, sir. सर, चूंकि हम नहीं जानते हैं इसीलिए हम वहां से भाग जाते। अब एक दूसरी चीज, सर, नौकरी किसे मिलती है? जो समझदार, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, डिजर्व करता है उसको नौकरी मिलती है सर। Yes. मतलब पैसे वो कमा पाता है जो पढ़ा लिखा, समझदार, एबल है। Yeah. अब जो पैसे लगाने के लिए आपके पास आता है, आपको सजेस्ट करने के लिए जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो एजेंट आता है, जो आपको बताता है कि कहां पैसे रखिए, क्या उतना समझदार है जितना आप हैं? Maybe I may not. Yeah. एब्सोल्युटली नॉट सर। Yes, जो yes. आपके घर पर आ रहा है, एब्सोल्युटली नॉट। आप उससे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा जानकार हैं। दिक्कत यह है कि आप उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ रहे हैं जिस सब्जेक्ट पर वो डिस्कस कर रहा है। Yeah. आपने अपने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है, Yes. That's true, sir. लेकिन क्या आप उसके सब्जेक्ट को पढ़ के समझने की चेष्टा नहीं कर सकते? Yeah, surely, sir. हम लोग कर सकते हैं. लेकिन हम करते नहीं है सर। Yeah, that's true. अभी आपके पास जो इंश्योरेंस प्लान होगा पर्सनल, Yeah. आपको नहीं पता होगा सर इस इंश्योरेंस प्लान में क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको। No, sir. फॉरगेट अबाउट We इट। will. मैं Yeah, आपको सजेस्ट करता हूं, Yeah. आप सबों को, सारे पार्टिसिपेंट्स का मेरा रिक्वेस्ट है कि आज इस वेबिनार के बाद आप अपना बैंक का वेबसाइट खोलना और वहां Okay. देखना कि आपके बैंक में आपके रिटेल अकाउंट होल्डर को, सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को क्या क्या फैसिलिटी बैंक दे रही है, दिख जाएगा आपको। Yeah.
Surely, और sir. देखना we'll see. आप वो सारे फैसिलिटी आपको मिल रहा है क्या, आप अवेल कर रहे हैं क्या, तो आप पाओगे कि कोई अवेल नहीं कर रहे हैं सर। मैं एक उदाहरण सामने देता हूं। मेरा बैंक एक क्रेडिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड जो मेरे पास है, उसको मैं महीने में एक बार इस्तेमाल करूंगा तो मुझे 10 लाख से 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेनिफिट देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कल सर मैंने 2 दिन पहले मोबाइल खरीदा, और उस मोबाइल को खरीदने में बैंक के एक ऐप से मैं खरीदता तो मुझे 1500 रुपए का बेनिफिट मिलता, एक बैंक के अकाउंट से खरीदता तो मुझे 1000 का बेनिफिट मिलता। तो क्या ये बेनिफिट आपकी जानकारी में है कि आपका बैंक, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, अभी क्या क्या फैसिलिटी आपको दे रहा, और उस फैसिलिटी का आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ पाना कि आपके जीवन की जरूरतें क्या हैं और उन जरूरतों की पूर्ति के लिए ऑप्शंस क्या क्या उपलब्ध आपके पास है। अगर आपको पता होगा कि ऑप्शंस ये उपलब्ध हैं, तभी आप अपने लिए सही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में तकरीबन 40 तरह की डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड बेचती हैं, और करीब 3,000 तरह की डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो मेरे लिए कौन सा सही है? मेरे इस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के लिए इस 3,000 में से कौन सा सही है? जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा, समझ नहीं पाएंगे, तो क्या मैं सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मुझे रिटर्न कैसे मिलेगा? पैट्रिक सर, मेरा एक प्रश्न और है। Yes, sir. सर, आप अपने घर से Okay. अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं बॉम्बे जा रहा हूं, Okay, और sir. एयरपोर्ट चले जाते हैं। Hmm. एयरपोर्ट की टिकट खिड़की पर Okay. काउंटर पे क्लर्क जो बैठा है वो पूछता है कहाँ के फ्लाइट का टिकट देना है, Okay. और आप उसको बोलते हैं कि जो भी फ्लाइट अभी जा रही है उसका टिकट दे दे, Hmm. मुझको अभी जाना है। Hmm. तो जो फ्लाइट उस समय उड़ रही होती है उसका टिकट दे देगा आपको। Yeah, surely. आपने पैसे दिए, Yeah. फ्लाइट में जाकर चढ़ गए, Okay. और थोड़ी देर के बाद वो फ्लाइट इंस्टेड ऑफ बॉम्बे जाने की चेन्नई लैंड कर गई। Oh. Oh. अब बाहर निकले Hmm. और आपने फ्लाइट एयरपोर्ट पर हंगामा किया कि मुझे तो दिल्ली जाना था, बॉम्बे जाना था, तू चेन्नई क्यों ले आया? Hmm. तो फ्लाइट वाला ये बोलता है आपको कि भाई आप चेन्नई के फ्लाइट में बैठे थे, आपके पास चेन्नई का टिकट था, इसलिए आपको चेन्नई लाया। Hmm. आप अपनी वाइफ को बोलते हैं कि फ्लाइट वाला बदमाश है, गलती करता है, हमको देखो चेन्नई भेज दिया। क्या आपका कंप्लेंट ठीक है सर? No, sir. Absolutely no. गलती कहां पर थी सर? कल तो मेरा डिसीजन था, सडनली आई आस्क्ड दैट वन विदाउट थिंकिंग। नहीं, आप गलती था सर। आपने जब टिकट खरीद रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट में, तो वहां उसको बताना not था कि check. मुझे बॉम्बे जाना है। या या आपने कहा कि जो भी फ्लाइट जा रही है उसका टिकट दे दे भाई। या मतलब आपने टिकट पिन पॉइंटेड नहीं लिया, या श्योरली। राइट? इसीलिए आप बॉम्बे Yeah. नहीं पहुंच पाए। अब आप सोच के देखना, आपने अपने जीवन में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, कोई भी इन्वेस्टमेंट Yeah. का एक पेपर निकालो और पूछना अपने आप से, ये वाला इन्वेस्टमेंट किस काम से किया, क्यों किया इसको? किसी ऑब्जेक्टिव से किया होगा ना सर। या श्योरली। कुछ तो दिल दिमाग में, मन में होगा ना विचार कि ये पैसे इस कारण Yeah. से रख रहे हैं। या पर्टिकुलर रीजंस के लिए। क्या वो रीजन इन्वेस्ट करते समय, सोच के इन्वेस्ट के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय उस रीजन को यूज किया गया? नहीं किया गया सर। नो। पैसा था, इन्वेस्ट कर दिया कहीं। या श्योरली। ये नहीं सोचा कि ये इन्वेस्टमेंट का करना क्या है। वैसे ये पैसा है, एयरपोर्ट गए, कोई भी टिकट खरीद लिया और मन में सोचते रहे कि दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, और एट लास्ट चेन्नई पहुंच गए। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, उस इन्वेस्टमेंट की ऑब्जेक्टिविटी का पता नहीं है आपको, क्यों किया, तो आपने सही प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया होगा। सर, मन में मैं सोचता हूं कि मैं मिठाई खरीदूंगा, ठीक है सर, या और मैं घुसता हूं एक कपड़े बेचने वाली दुकान में और बोलता हूं कि मुझे 100 रुपए का कुछ दे दो। वो कपड़ा का दुकानदार मुझे कभी मिठाई बेचेगा सर? नो सर। मुझे मिठाई खरीदने के लिए मिठाई की दुकान में जानी थी। एग्जैक्टली।
तो खरीदने के पहले मुझे पता था मिठाई खरीदना है, Hmm. तो मैं मिठाई की दुकान सर्च करता। इन्वेस्ट करते Yeah. समय आपको पता था कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट करना है। तो क्या Yeah. आपने सही इन्वेस्टमेंट की दुकान पे रुख किया, गए? Hmm. सर गए कपड़े की दुकान में और 100 रुपए का कपड़ा खरीद लिया और सोचते रहे कि मिठाई है ये, बाद में खाएंगे, तो कभी मिठाई नहीं होगा सर। No, surely. सैलरीड क्लास वर्किंग क्लास की ये बीमारी है सर। हम अपना 300 दिन अपने ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करने और नौकरी से रिलेटेड चीजों सोचने में लगाते हैं, मेहनत करते हैं सर। Yeah. और घर के अंदर जो पैसे की समस्या है उस पर 1 मिनट भी समय नहीं लगाते। मेरे जीवन में जो मैं पैसे घर में लेकर आता हूं उसको कैसे रखूं, कैसे मैनेज करूं, कैसे संभालूं, कपड़े की जगह पर कपड़ा ही खरीदूं, मिठाई की जगह पर मिठाई खरीदूं, यह सोचना पड़ेगा ना। Yeah, that also. अब देखो, एक रिस्क और रिटर्न का एक सिस्टम है जिसमें इक्विटी एंड डेप्थ का एक सिस्टम है। ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, Yeah. राइट? Yeah. ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। Completely. सर हम सब लोग साइंस वाले हैं सर, एक ग्राफ बनाते हैं हम सर, एक कोई भी ग्राफ बनाते हैं अप्स एंड डाउन का, राइट सर? ठीक है सर? Hmm. इस ग्राफ को आप सीधा लंबा खींच दें, स्ट्रेच कर दें। जब आप Yeah. स्ट्रेच करेंगे ना Yeah. तो उसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो गायब हो जाएंगे सर। Hmm. और जब उसको कंप्रेस करेंगे तो प्रोमिनेंटली दिखाई देगा सर। Okay. उसी तरीके से जो बाजार के फ्लक्चुएशंस होते हैं शेयर मार्केट के, जो अप्स एंड डाउन्स का, ये आप छोटे टाइम होराइजन में देखेंगे ना तो बहुत ऊपर नीचे दिखेगा सर। आप अखबारों में पढ़ते हैं कि शेयर बाजार इतना पॉइंट गिर गया, लोगों को 20 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। Yeah. पढ़ते होंगे सर। Very. Yeah. तो अगर नुकसान होता होगा तो सभी लोग को शेयर बाजार से निकल कर कहीं और चले जाना चाहिए था, Yeah. लेकिन नहीं जाते हैं लोग सर, Yeah. Not. वहीं Good. रहते हैं। Yeah. इसका मतलब आज उनको 20 लाख करोड़ का लॉस हुआ है तो कभी 50,000 करोड़ का लाभ भी होता होगा, Profit हो सकते हैं. राइट ना? Yeah. नहीं, प्रॉफिट होता होगा ऑल टुगेदर, तभी रुके हुए हैं वहां, Yeah. Yes, sir. Otherwise, they will not be. No. अदरवाइज तो वहां से निकल जाते वो। Yeah. Surely. आप शेयर बाजार को पलट के देखेंगे तो एवरेज पीछे के 15-20 साल को देखेंगे ना अगर, तो एवरेज 17% का रिटर्न मार्केट ने दिया। एवरेज रिटर्न का मतलब है कभी 34% पे दिया होगा, कभी 0% पे दिया होगा, Yeah. तभी वो एवरेज 17 आया। और अपने इन्वेस्टमेंट को आप देखेंगे, जहां आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो 3-5%, 6% का रिटर्न एवरेज है सर। Hmm. तो आपके पैसे, उदाहरण के लिए अगर 6% का रिटर्न है तो आपके पैसे को 1 लाख को 2 लाख होने में 12 साल लगते हैं सर। Yeah. और मेरे पैसे पर अगर 16% का रिटर्न है तो मेरा पैसा तकरीबन 4-4.5 साल में डबल हो जाता है। और पे आ जाएगा. मतलब पहले 4.5 साल में मेरा 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, Yeah. 9 साल में वो 4 लाख हो जाएगा सर, Yeah. और 12 साल में वो तकरीबन 7 लाख होगा सर। जब आपके पैसे 2 लाख होंगे, मेरा पैसा 7 लाख हो जाएगा, तो अमीर कौन हो पाएगा सर? You. क्यों? क्योंकि मैंने अपने पैसे को अधिक पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से एक इन्वेस्टमेंट का टूल सेलेक्ट किया। Yeah. Proper tools देखो, आप यूज किए. प्रॉपर टूल सेलेक्ट किया। अब देखो, 2 चीजें हैं सर। एक स्टूडेंट एग्जाम के समय में 1 सप्ताह रोज 12 घंटा पढ़ता है, Sir. और दूसरा स्टूडेंट पूरे साल 1 घंटा पढ़ता है। Yeah. रिजल्ट किसका अच्छा होगा सर? The first one, sir. उस स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा होगा सर जो पूरे साल पढ़ता है, उसके Yes, पास sir. पढ़ने का समय होगा और वो Yeah. समझ समझ के पढ़ेगा। Yes, sir. जो स्टूडेंट एग्जाम के पहले 10 दिन पढ़ेगा वो पास कर जाएगा, बस हो गया. लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं कर content पाएंगे.
वो रट कर पास कर जाएगा, हो सकता है मार्क्स भी ले आए, बस। लेकिन उसके जीवन में वो अंडरस्टैंड नहीं किया तो क्या बात। यूज नहीं कर पाएगा उन नॉलेजेस को। या उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जो पैसे हैं एक ही बार लमसम इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरा ऑप्शन है कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट किया। जब आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो इसके बेनिफिट्स अलग होते हैं। जब आप लगातार समय के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपके जीवन में एक डिफरेंट होते हैं सर। या SIP, STP, SWP के फायदे। विन विद SIP। ये सिड है, इसने हाल ही में काम करना शुरू किया और अपने धन को शेयर बाजारों में निवेश करना चाहता है, लेकिन इसका वेतन बहुत अधिक नहीं है और इसके पास हर महीने निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा बचता है। जब वो सोच ही रहा था कि क्या कर सकता है, उसकी बड़ी बहन रीना उसके बचाव में आई। खुद एक उत्साही निवेशक, रीना ने उसे SIP, STP, SWP जादुई टीम के समूह से परिचित कराया। चिंता मत करो, निवेश शुरू करने के लिए दरअसल तुम्हें बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं है। तुम छोटा निवेश कर सकते हो, जैसे 500 रुपए साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक रूप से म्यूचुअल फंड्स के SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उपयोग करके। और इससे पहले कि तुम आश्चर्य करो कि आप कैसे मदद कर सकता है, तुमको बता दूं कि SIP के कई फायदे हैं। पहला, तुम छोटी राशि से शुरू करो और जब तुम हर महीने निवेश करते हो तो तुम अपनी खरीद लागत को औसत करते हो। तुमको बाजार के समय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। उदाहरण के लिए मान लो कि तुम हर महीने 500 रुपए का निवेश करते हो। बाजार की अस्थिरता को देखते हुए म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने पर लागत में हर महीने बदलाव होगा। पहले महीने में मान लो तुम्हें 500 रुपए के लिए 40 यूनिट्स मिल सकती है, दूसरे महीने में 25 यूनिट्स मिल सकती है और शायद अगले महीने उतनी ही राशि में और अधिक 45 यूनिट्स। कीमत का ये औसत अंतर तुमको समय के साथ प्रति यूनिट सर्वोत्तम संभव मूल्य दे रहा है। 2, तुम न केवल अपने पैसे से काम लेते हो, बाद की तुलना में जल्दी निवेश करना शुरू करके समय को भी अपने पक्ष में करते हो। 3, तुम म्यूचुअल फंड में अपने निवेश से अर्जित मुनाफे को फिर से जोड़कर कंपाउंडिंग की शक्ति से लाभान्वित होते हो। मुझे और समझाने दो। मान लो तुम 1 वर्ष के लिए 500 रुपए महीने का निवेश करते हो। 12 महीनों में तुमने 6000 रुपए का निवेश किया। मान लेते हैं वर्ष के दौरान पैसा 8% बढ़ता है, तो तुम्हारे निवेश का मूल्य पहले साल के अंत में होगा 6480 रुपए। अब अगर तुम पूरी राशि फंड में निवेशित रखने के साथ साथ SIP भी जारी रखते हो, तो दूसरे वर्ष के अंत तक तुम्हारा निवेश 12480 रुपए 6480 प्लस 6000 होगा। लेकिन 8% रिटर्न को देखते हुए तुमको 998.4 रुपए का लाभ हुआ होगा। और यह राशि जब तक तुम निवेशित रखते हो तब तक कंपाउंडिंग होती रहेगी। ये काफी ज्ञानवर्धक है, लेकिन बहन मुझे संदेह है। जब मुझे साल के अंत में बोनस मिलता है तो मैं इसे कैसे निवेश करूं? मैं बाजार में समय का जोखिम नहीं उठाना चाहता। मुझे खुशी है कि तुम समझ पा रहे हो इसे। तुमको बस अपने निवेश के साथ होशियार होने की जरूरत है। तुम अपने बोनस को शुरू में कम जोखिम वाले डेट या लिक्विड फंड में रख सकते हो और फिर एक STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान सेट करो, जो इस योजना से निश्चित मात्रा में अन्य ऋण और इक्विटी योजनाओं को नियमित रूप से हस्तांतरित करेगा और आपको एक SIP के सभी फायदे देगा। तो तुम्हें बाजार के समय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और SIP होने पर बैंक में पड़ा तुम्हारा पैसा बेकार नहीं जाता। यह डेट या लिक्विड फंड में ब्याज कमा रहा होता है और SIP की तरह STP आपको अपने निवेश की अवधि निर्धारित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए अगर तुमको 50,000 का बोनस मिलता है तो तुम एक एकल योजना में 5,000 या अगले 10 महीने में 5 अलग अलग योजनाओं में 1,000 का निवेश करना चुन सकते हो। तुम यह विकल्प बना सकते हो
कि तुम किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो। आपके पास सबके लिए कुछ न कुछ समाधान है। हालांकि मेरा एक और सवाल है, मैं अपने निवेश को हर महीने जारी रख सकता हूँ, लेकिन मैं बाजार में समय की परेशानी के बिना 10 साल बाद कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक है सिर, यह भी आसान है। मान लो कि तुम अपनी सेवानिवृत्ति निधि के लिए निवेश कर रहे हो। एक बार जब आप रिटायर हो जाते हो तो आप अपने SIP को एक SWP में बदल सकते हो, जो एक सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान है और नियमित अंतराल पर एक निश्चित आय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यदि आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 25,000 रूपए महीने की आवश्यकता है, तो आप हर महीने 25,000 को अपने बैंक खाते में जमा करने या हर तिमाही में 75,000 रूपए जमा करने के लिए SWP सेट कर सकते हो। SWP चुनने की सुविधा देता है। SWP न केवल बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा करता है, यह तुम्हारे पैसे को कार्यरत रखता है। तो देखा तुमने, जब तुम SIP, STP या SWP करते हो, तुम कई स्तरों पर जीतना चाहते हो, आज भी, आने वाले कल भी। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। पैट्रिक सर, पैट्रिक सर, Yes, sir. सर अगर आपकी सैलरी 1,000 रुपए कम कर दी जाए तो आप नौकरी छोड़ देंगे सर? Surely, sir. नौकरी छोड़ देंगे क्या? No, no, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दुखी I होंगे will सर, protest, लेकिन yeah. नौकरी नहीं छोड़ेंगे, yes, राइट? yeah, सर एक आदमी ऑलमोस्ट 25 साल के उम्र में नौकरी में चला जाता है सर, और 60 साल की उम्र तक नौकरी करता है। yes, sir. मतलब अगर वो अपनी नौकरी करते समय 1,000 रुपया ही केवल SIP करता, म्यूचुअल फंड में कहीं डिपॉजिट करता, किसी भी स्कीम में कहीं भी, राइट Yeah, सर? yeah, वो 25 साल की उम्र से 1,000 रुपया अगर वो रखता रहता 60 साल की उम्र तक, तो कितने पैसे उसको आपको लगता है कि उसके पास होते सर? उसने 4 लाख रुपए, करीब 4.5 लाख रुपए अपने पास से दिए, ठीक है सर? yeah, और उसके पास 8% का अगर रिटर्न मिलता तो तकरीबन 23 लाख रुपया मिलता सर उसको। 23 प्लस, लेकिन अगर बाजार का जो रिटर्न है वो रिटर्न मिलता 16% का, yeah, तो उसके पास 1.5 करोड़ रुपया मिलता सर, 1 करोड़ Yes. 50 लाख रुपए। अब आप देखो, एक आदमी रिटायर करते समय अगर उसके पास 1.5 करोड़ रुपया होगा तो उसकी रिटायर्ड लाइफ कैसी होगी सर? कंफर्टेबल, सर. और उसने दिया कितना पैसा सर उसके अंदर? वेरी 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 लिटिल अमाउंट. लेकिन कंसिस्टेंट 1,000 रुपया किया सर। या चलिए सर मैंने जब नौकरी शुरू की थी तो मेरे भाई की वाइफ, मेरी भाभी ने मुझे सजेस्ट किया कि 1,000 रुपया, उस जमाने में बैंकों में रिकरिंग डिपॉजिट होता था, कि अपनी सैलरी का 1,000 रुपया मुझको दीजिए घर चलाने के लिए। मैंने इनको दे दिया और उन्होंने मेरे लिए एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल दिया, जो 4-5 साल मैं उनको 1,000 रुपया देता रहा और वो चुपचाप बिना मुझे बताए जमा करती रही। उसके बाद उन्होंने वो पूरा अकाउंट मुझे हैंड ओवर कर दिया। इसको आप देखिए, वो अकाउंट चल रहा है सर। मुझे पता है जब मैं रिटायर करूंगा तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी सर। अब एक दूसरा उदाहरण देता हूं सर। एक बच्चे की पढ़ाई में आज के डेट में कितना खर्च हो रहा है सर? बहुत खर्च है ना? अब एक मैं सामने देता हूं। मान लो एक आदमी रोशन जी की तरह 24-25 साल की उम्र में नौकरी पा गया सर। नौकरी मिलते ही क्या वो उसकी शादी तुरंत हो गई? 1-2 साल बाद शादी होगी, 2-3 साल के बाद उसके पास बच्चे आएंगे और वो बच्चा 5 साल का होगा तो नौकरी तो पढ़ने जाएगा। पहली बात, मतलब उसकी नौकरी से 10 साल के बाद वो बच्चा पढ़ने जाएगा। अगर वो नौकरी के साथ 1,000 रुपया केवल बच्चे की पढ़ाई के लिए रखना शुरू करता तो 10 साल के बाद उसके पास तकरीबन 4.5 लाख रुपए होते सर उसके अकाउंट में। उस 4.5 लाख रुपए का 10% के हिसाब से मान लो तो 40,000 रुपया उसे साल का मिलता।
यस सर, हम लोग भी करते हैं सर। मतलब उस बच्चे के लिए 3-4 हजार रुपए महीने उसके पास उसके इंटरेस्ट से आ जाता, जिससे उस या। बच्चे का प्रेपरेटरी स्कूल स्टडी की से पढ़ाई हो जाती हो सकता है और इसी। ये 1,000 रुपया वो अपने पास रखता रहता उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो पूरे जीवन उस बच्चे की किसी हायर एजुकेशन के पढ़ाई के लिए, उस बच्चे कोई के प्रॉब्लम जीवन में या। किसी भी तरह के लिए उसे और कोई पैसा नहीं देना पड़ता। उसमें या। उसने अल्टीमेटली कितना पैसा बच्चे की पढ़ाई के लिए दिया? 1,000 रुपया अपने पास। 1,000 रुपये। और बच्चे के जीवन में 5 लाख, 10 लाख, 20,000 लाख कोई भी पैसे चाहिए थे, वो सब पूरा हो गया। That is an advantage of starting early, number one. Advantage of using a right mutual fund. It is an advantage of utilizing a correct asset allocation. तो आपके पास दो चीजें हैं सर, पैसे और समय। या। पैसा कम है और समय को पकड़ना है सर। या। तो आप जैसे समय और पैसे को पकड़ेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि मैं सामने रख रहा था कि मान लो एक आदमी को 5,000 रुपया हर महीने जमा करता है, तो उसके पास फाइनल वैल्यू 1,45,75 लाख रुपए की होती है सर, अगर वो 30 साल के उम्र में शुरू करता है। और यही काम अगर वो 20 साल की उम्र में शुरू कर पाता तो उसके पास तकरीबन एक बड़ा अमाउंट निकल कर आता है सर। तो जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है, जितना आसानी से अपने लिक्विड फंड्स को, जैसा मैंने अभी कहा, मैनेज करें उतना सही है। अपने पैसे को अरेंज करने के लिए समझना है कि किस तरह के फंड में पैसा रखने हैं, क्योंकि वेल्थ आपका है, पैसे आपके हैं, आपको बनाना है सर वेल्थ। तो आप राइट फंड में सेलेक्ट करेंगे, राइट फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बड़ा पैसा बनेगा। जीवन में दो ऑप्शन है, ग्रोथ या रेगुलर ऑप्शन। अगर आप सोचेंगे कि ग्रोथ ऑप्शन में रहना है या रेगुलर ऑप्शन में रहना है, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे और देख पाएंगे। हेलो। बजट का महत्व, आपकी आय और खर्चों को जाने। हम सभी के लक्ष्य है। हम में से कुछ लोग दुनिया की सैर करना चाहते हैं, गाड़ी या अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं। कैसा रहेगा अगर हम आपको बताएं कि एक सरल तकनीक से आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बजट करने से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। जब आप बजट बनाते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि आप अपनी आमदनी कैसे खर्च करते हैं। आपका घर खर्च कितना है, गैर जरूरी चीजें जैसे कि रेस्टोरेंट, कॉफी, गैजेट्स, फिल्में आदि पर कितना खर्च करते हो, और महीने के अंत में आपकी कितनी आमदनी बचती है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर दिखती है। बजट के 3 फायदे हैं। पहला, ये आपके ऋणों को ट्रैक और मॉनिटर करने में आपकी मदद करेगा। आपको पता चलेगा कि आपको किसे भुगतान करना है, कितना भुगतान करना है और कितने समय के लिए करना है। इस तरह आपको छूटे हुए भुगतानों के लिए जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। दूसरा, ये वित्तीय मूल्यांकन को प्रोत्साहित करेगा। क्या आप बाहर खाने पर बहुत पैसा खर्च करते हो? क्या आप गैजेट्स पर बहुत ज्यादा खर्च करते हो? क्या आप सभी अखबार पढ़ते और देखते हैं, पत्रिकाओं और चैनलों की सदस्यता लेते हैं? इस तरह के मूल्यांकन से आपको उन अतिरिक्त गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं को ट्रिम करने में मदद मिलेगी जिसकी आप सदस्यता तो लेते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका पर्याप्त उपयोग करते हो। तीसरा, यह आपको निर्धारित करने में मदद करेगा आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त बचत और निवेश कैसे कर सकते हैं, जिससे आप अपना ऋण जल्दी चुका सकते हैं, छुट्टी पर जा सकते हैं या अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि बजट कैसे और कहां से शुरू किया जाए? आप आपके मासिक आमदनी के सभी स्रोतों की सूची बनाने की सरल प्रक्रिया से शुरू कर सकते हैं। वेतन, फ्रीलांस काम, घर या दुकान से किराया। उसके बाद अपने मासिक खर्च की सूची बनाएं। बिजली बिल, फोन बिल, किराया, ईंधन, किराने का सामान, कपड़े, छुट्टियां, EMI, नौकरानी आदि। कभी-कभी होने वाले खर्चे जैसे कि कार की सर्विसिंग आदि को शामिल करना ना भूलें। दोनों अंकों को टैली करें। यदि आपकी आमदनी आपके खर्चों से कम है, तो आपको समस्यात्मक क्षेत्रों को पहचान करने की आवश्यकता है। अधिक को छांटकर अपने आप को अच्छे वित्तीय के रास्ते पर आगे बढ़ाइए। यदि आपकी आमदनी आपके खर्चों से अधिक है, तो बधाई। फिर भी पूरी तरह से स्कैनिंग करके आप अपने अधिक खर्चों को ट्रिम कर सकते हैं और अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य की यात्रा को जारी रख सकते हैं। अपने अतिरिक्त फंड को आपातकालीन फंड में स्थानांतरित करके या इसे निवेश करके। ऐसा करने से आप अपने आप को इस पैसे का उपयोग आवेग की खरीद करने से रोक सकते हैं। चाहे कोई भी लक्ष्य हो, यदि आप इसके लिए बजट बना सकते हैं, तो आप इसे हासिल कर सकते हैं।
पैट्रिक सर, Yes, sir. sir, in your household Yeah. you will find that कि घर पे 3-4 मोबाइल है और Yeah. सब रिचार्ज होता है हर महीने सर। Yes, sir. Happening. ये जो मान लो मैं अपना घर का लेता हूँ, मेरे घर में सर 5 मोबाइल है और पांचों Yeah. हर महीने रिचार्ज होता है, Yes, sir. लेकिन पांचों मोबाइल पर सारे कॉल होते हैं, लोग कॉल करते हैं या उनकी इंटरनेट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। Yeah. हम ऐसा पाते हैं कि 1-2 मोबाइल से ज़्यादा कॉल होता है, बच्चों के मोबाइल से कम कॉल होता है, Yeah. बच्चों के मोबाइल पर इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, Yeah. हम लोगों की मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल कम होता है। Yeah. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पीछे कुछ समय से ये करना शुरू किया, मैं हर महीने अपने मोबाइल पर होने वाले यूजेस को मॉनिटर करता हूँ कि कितना मिनट कॉल किया और कितना इंटरनेट कॉल किया, और उसके हिसाब से चुनता हूँ कि रिचार्ज का कौन सा प्लान लेना चाहिए मुझको। अच्छा। जैसे लॉकडाउन में हम सब लोग घर पे ही थे, Yeah. तो मैंने क्या किया, एक कंबाइंड प्लान लिया जिस पर हम इंटरनेट फैसिलिटी एक दूसरे की शेयर कर सकते थे, Okay. और जो हर 5 मोबाइल 200-250 रुपए का रिचार्ज करते थे हम, Yeah. वो रिचार्ज घर के किसी मोबाइल में 90 रुपए का, किसी मोबाइल में 98 का, किसी मोबाइल में 200 रुपए का भी वो आ गया। अच्छा। तो इंस्टेड ऑफ 1500 रुपए का रिचार्ज, मेरे घर के मोबाइल का रिचार्ज बिल 800 रुपए हो गया सर। One. That's a great idea, sir. Sir, Yeah. second, when you are recharging your mobile, तो आप रिचार्ज करते हैं तो Yeah. आप उसको किसी न किसी पेमेंट ऐप से पेमेंट करते हैं उसका। Yes, yes, sir. Yes. आपके पास 3-4 बैंक अकाउंट है, Yeah. 3-4 पेमेंट करने की यूपीआई आपके पास है। Yeah. आप देखेंगे तो बैंकों में या यूपीआई में वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स चलता रहता है कि रिचार्ज में क्या बेनिफिट दे रहे हैं वो, Yes, exactly. हम लोग लेकिन देखते आप हैं, कभी sir. देखते नहीं है सर। ना देखते हैं सर, काम वही ये वाला है कि देखते हैं। रिचार्ज करने के पहले, जैसे मान लो 16 तारीख को रिचार्ज है मेरा, तो मैं 14 तारीख को अपने सभी बैंकों की मैं घुस के देखूंगा कि किसमें Yeah. फायदा मिल रहा है मुझको, Yeah. किसमें देखता हूँ। कैशबैक आ रहा है। देखता हूँ। आप ऐसा देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस बार एक्स बैंक से रिचार्ज करेंगे तो वहां 10% का कैशबैक है। Yeah, दूसरा दिन दूसरा में। मतलब ये 800 रुपए का रिचार्ज में 80 रुपए और बच गए, Yeah. तो 1500 रुपए में 500-600 रुपए केवल टेलीफोन के रिचार्ज में मैंने बचा लिया। ठीक है सर। Yeah. ऐसे आप अपने सारे खर्चों को थोड़ा पलट के देखेंगे ना, तो 1000 रुपया महीना बचना पूरे खर्चों में Surely, बहुत yeah. आसान है सर, Yeah. बहुत आसान है। और ध्यान करना, हर 1000 रुपया वो 1.5 करोड़ रुपया है सर अंत में। Yeah. ये दिखता 1000 रुपया है, लेकिन Yeah. अगर हर महीने बचा और सही से उसको बचा के कहीं इन्वेस्ट किए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। Yeah. We never thought of it, sir. That one is good. That's a good idea. So that need to, सर हम हमेशा कहते हैं कि मेरी तनख्वाह कम है, ये समस्या है मेरे एम्प्लॉयर की, मुझे कम पैसे देता है, लेकिन जो मैं सॉल्व कर सकता हूं अपने पैसे को बचाने की एक, और बचाए गए पैसे को सही जगह पर रखने की, ये तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। Yeah. तो मैं दूसरे को दोष दे रहा हूं कि मुझे तू कम सैलरी दे रहा, लेकिन उसी सैलरी से मैं क्या कर पा रहा हूं। Yeah. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, देख पाना, राइट। Yeah. पूरी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है बहुत सेफ इंडस्ट्री मानी जाती है। मैं बार बार म्यूचुअल फंड बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग सब सैलरीड हैं, हमारे पास 2-5 लाख रुपए नहीं है लगाने के लिए सर, मेरे पास 100, 200, 500, 1000 रुपए हैं। इसी 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए से मुझे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान चाहिए, और ये एकदम से प्रैक्टिकल संभव है। मैंने आपको दिखाया कि केवल सिगरेट नहीं पीने से क्या हो रहा है, सिनेमा नहीं देखने से क्या हो रहा है। मैंने सिनेमा नहीं देखा सिनेमा हॉल में जाकर, तो क्या फर्क पड़ गया मेरे जीवन में सर, लेकिन वो 20 लाख रुपए मेरे जीवन में बहुत महत्व रखता है। उस पैसे से मेरे बेटे की इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई के पैसे आ गए। तो मेरे लिए सिगरेट इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए सिनेमा इंपॉर्टेंट था, कि मेरे बच्चे का इंजीनियरिंग पढ़ाना इंपॉर्टेंट था। Studies important. और ध्यान करें सर, अब सैलरी बढ़ गई हम लोगों की,
Yeah. लेकिन आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या सैलरी थी सर? Very, very difficult, sir. Then. लेकिन ये पैसे तो उस समय ही बचाए तो आज पैसे हैं ना सर। Yeah. तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको बहुत मदद देती है आपके गोल को मैप करने में, चीजों को लेकर चलने में। मैं एक स्लाइड आपके सामने रख रहा हूं जो आपको बहुत मदद देगा। आपके पैसे अगर 1 साल से कम समय के लिए हैं, दैट नीड टू बी इन्वेस्टेड इन लिक्विड म्यूचुअल फंड, और 1 से 3 साल के समय के लिए हैं, दैट शुड बी इन द डेप्थ म्यूचुअल फंड। 3 से 6 साल के लिए हैं, दैट शुड बी इन द हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। 6 से 10 साल के लिए हैं तो आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, और 10 साल से ऊपर के लिए हैं तो आप कहीं भी रख सकते हैं, आपको कोई रिस्क होने की संभावनाएं कम होंगी। जो कैपिटल गेन का जो बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। आपकी किसी भी समस्याओं के लिए सेबी या जो म्यूचुअल फंड हाउस है, उनके कंप्लायंट रिड्रेसल के लोग आपकी मदद के लिए हैं, और आपको इसके अंदर में एक अच्छा मदद देने की तैयारी पर हैं। आप जो इस तरह का मदद मांगेंगे वो मदद आपको जगह से मिलता है। आप मेरी बात समझ पाए सर? Yes, sir. And we will try also, sir. सर Yeah, that liquid funds we will be trying, sir. Okay. सर, 2 बड़ी चीजें हैं मैं सबों के सामने रख रहा हूं फॉर एवरीबडी। हमारा स्वभाव होता है कि हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन मेरा आपका घर आप ही चलाते हैं सर, वहां कोई दूसरा आदमी नहीं आता है। No. आपके घर को आप खुद चलाते हैं। मेरे हाथ में नहीं है कि मेरा एम्प्लॉयर मेरी तनख्वाह 100 रुपए बढ़ा दे, 5,000 रुपए ज्यादा दे, ये मेरे हाथ में नहीं है सर। मेरे हाथ में ये नहीं है कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, लेकिन मेरे हाथ में हमेशा ये है कि मैं ज्यादा पैसा बचा पाऊं। इसके लिए आपको, आपकी वाइफ को, आपके घर के बाकी मेंबर्स को एक साथ बैठना है, बजट बनाना है, और वहां से पैसे बचाने हैं। 1,500, 2,000 जो बच सकते हैं वो बचाने हैं, और बचाए गए पैसे को इन्वेस्ट करना है। पैट्रिक सर, क्या सर, हम बीमार हों तो हम एक दवा की दुकान से दवा खरीद कर खाएंगे, दवा खाएंगे तभी ठीक होंगे। Yeah. लेकिन दवा की दुकान में हजारों दवाई मौजूद है। मेरी बीमारी कौन सी है और उसके लिए कौन सी दवा खानी है और कैसे खानी है, Yeah. अगर मैं जानता हूं तो ठीक, और नहीं जानता हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, एक डॉक्टर के जानकार पास के पास, जाइए। और वहां से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता हूं और तब खाता हूं। Exactly. Yeah. मुझे उस डॉक्टर को 200-500 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन मैं बीमारी में देता हूं सर। Yeah. उसी तरीके से आपके जीवन के जो पैसे हैं उसको आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे एसेट एलोकेशन करेंगे, कहां रखेंगे, कैसे बनाएंगे, मेरा हमेशा सलाह है आपको कि आप किसी जानकार से बात करें। तो जानकार कोई नहीं मिलता तो आपके बैंक का ब्रांच मैनेजर है, कोई नहीं मिलता तो आपका बैंकर है। आप बैंकर के पास जाएं और उससे बातें करें, या बाजार में जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बातें करें, दे कंसल्टेंसी फीस 1,000 रुपए उसको। पैट्रिक सर, इनकम टैक्स भरने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा देते हैं सर? चलिए देना पड़ेगा सर, देते हैं सर, देना पड़ेगा सर, नहीं देंगे तो गलती हो जाएगी। उसी तरीके से पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए किसी समझदार को पकड़ना पड़ेगा, दीजिए उसको 1,000-2,000 रुपया सर, और उसके बेसिस पर अपने अपने पूरे पैसे को मैनेज कीजिए, और खुद भी समय दीजिए। रोज नहीं संभव है तो महीना में 1 घंटा 2 घंटा अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने चीजों को समझने के लिए समय दीजिए सर। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। Surely, sir. आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है? रोशन सर, रोशन जी सर, सर, जी सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें सर।